जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम भौगोलिक विचारधारा की प्रश्न श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भौगोलिक विचारधारा प्रश्न श्रृंखला है हमारी। इसमें लगभग हम 300 प्रश्नों को देखेंगे। 300 ऐसे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न आपके यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यानी जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी उच्चतर सेवा में शिक्षकों की भर्ती के लिए हो प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। और इसके अलावा यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो भूगोल विषय से परीक्षा देते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो ये 300 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। चूँकि ये बहुत अधिक प्रश्न है, इसलिए एक वीडियो में इनको करा पाना संभव नहीं है। तो ये 3 से 4 पार्ट्स में हम ये वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी श्रृंखला का ये पहला पार्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीजीटी हो उत्तर प्रदेश की, चाहे अदर स्टेट की पीजीटी परीक्षा हो शिक्षकों की भर्ती के लिए, जिसमें भूगोल विषय या सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं भूगोल से, तो ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया? 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो वो हेरोडोटस महोदय थे। हेरोडोटस महोदय, इनकी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। हेरोडोटस ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। और ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है 3 महाद्वीप में कौन कौन से थे? तो एशिया, यूरोप और लीबिया, जो कि अफ्रीका में है। तो ये 3 यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का जिक्र नहीं है। तो प्रश्न आता है तो आप यहाँ से प्रश्न बनेगा तो उसे ध्यान रखना है। एशिया, यूरोप और लीबिया अर्थात अफ्रीका में इसे डिवाइड किया। और इनको हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा था। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? तो हेरोडोटस है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेडजल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? स्टेट की तुलना जीव से की। देखिए, आप जानते हैं रेडजल ने कई किताबें लिखी थी। तो उसमें एक किताब थी एंथ्रोपो ज्योग्राफी, दूसरी किताब थी राजनीतिक भूगोल। तो इन्होंने राजनीतिक भूगोल में जो है स्टेट की तुलना जीव से की है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। रेडजल ने राजनीतिक भूगोल में स्टेट की तुलना जीव से की है। रेडजल ने मानव भूविज्ञान अर्थात एंथ्रोपोजियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था, जिसे उन्होंने भौगोलिक अध्ययन का मुख्य क्षेत्र कहा। रेडजल सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक थे। तो सोशल डार्विनिज्म से संबंधित कौन थे? रेडजल थे। यहाँ से भी प्रश्न आता है। और इनको राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। और इसके अलावा मानव भूगोल का पिता भी इन्हें कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी यहाँ से संबंधित है। लेवेंसराम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? तो लेवेंसराम का सिद्धांत रेडजल महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेवेंसराम का सिद्धांत व्याख्या देख लेते हैं। रेडजल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका अर्थ होता है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है। जीवित प्राणियों का विकास होता है। रेडजल के समय में ही भौतिक बनाम मानव भूगोल की द्वैधता का विवाद प्रारंभ हुआ। जो द्वैधता यानी डाइकोटोमी है, किस पे? भौतिक बनाम मानव भूगोल का। कि डाइकोटोमी किसके समय से शुरू हुआ? तो रेडजल के समय से ही शुरू हुआ। आप पढ़े होंगे भूगोल में डाइकोटोमी क्या है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। ये 4th प्रश्न है। व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारिक संभववाद, देखिए व्यवहारिक संभववाद यहाँ पर जो है ग्रिफिथ टेलर दिया हुआ है, तो ग्रिफिथ टेलर पर लगाएंगे। लेकिन ग्रिफिथ टेलर जो है वो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक थे। और व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत दिया था जी टैथम महोदय ने। अगर टैथम दिया होता, टैथम ऑप्शन में नहीं है, टैथम दिया होता तो आप टैथम पर लगाते। व्यवहारिक संभववाद टैथम से संबंधित है। और ग्रिफिथ टेलर ने जो है नव निश्चयवाद, या फिर इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक थे। कौन? जो है टैथम इसके नहीं थे। और 5वां प्रश्न हम देखते हैं। सूची है, मिलान करना है। इसमें एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ किताबों का नाम दिया है। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, तो हम जो है इसको एक बार कराएंगे प्रश्नों किताबों की श्रृंखला। देखिए सीधे हम यहाँ पर मिलान भी आते हैं। देखिए टेलर महोदय ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था ज्योग्राफी इन दी 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में भूगोल। ये किसने लिखा था? टेलर महोदय ने लिखा था। और हार्टसोन महोदय ने लिखा था पर्सपेक्टिव ऑन दी नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी हार्टसोन ने लिखा था। और डिकिंसन महोदय ने लिखा था मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। डिकिंसन महोदय का है मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। और जॉन्स्टन महोदय ने लिखा था ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, ये जॉन्स्टन महोदय ने लिखा था। अब ये कथन कारण वाला प्रश्न है। ये 6वां प्रश्न है, कथन कारण वाला। प्रश्न नंबर 6 है। अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं के अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार हैं। परिवर्तनवादी यानी रेडिकलिज्म से संबंधित है। रेडिकल भूगोलवेत्ता जो थे वो मार्क्सवादी आधार पर आधारित है। बिल्कुल सही कथन है। और परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय को स्थापित करने से गहन पैठ बनाया। तो दोनों सही हैं। और स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों अपने स्थान पर सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ता मार्क्स के सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित थे। मार्क्स के सिद्धांतों से रेडिकल भूगोलवेत्ता प्रभावित थे। उसी कारण इन्होंने इस सिद्धांत में मार्क्स के विचारों को स्थान दिया। इनके नवीन विचार ही भूगोल विषय में इनकी पैठ को मजबूत किया, लेकिन एक स्वतंत्र विषय बनने का आधार नहीं बन सके। इस तरह कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं, जैसा कि मैंने बताया। 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न यहाँ पर भूगोलवेत्ता है और सिद्धांत है, ठीक है। तो ये जो है भूगोलवेत्ता और सिद्धांत है, इसको हम लोग सीधे जो है मिलान से देखते हैं, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो वीडल डीला ब्लास, ये इंटरेक्शन है इनका सिद्धांत। और जॉन ब्रोन्स सोशल डिटर्मिनिज्म से संबंधित है। कार्ल रिटर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फ्रेड रेडजल टेरेस्ट्रियल होल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, जो है इसमें आप मिलान कर लीजिए, देख लीजिएगा। सोशल डिटर्मिनिज्म से संबंधित है रेडजल है, जहाँ तक है मुझे ध्यान है। और रिटर तो सही है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी रिटर का सही लग रहा है। और ये ब्लास टेरेस्ट्रियल होल होगा और जीन ब्रोन्स इंटरेक्शन होगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें गलत लग रहा है मुझे। और अगला 9वां प्रश्न है हमारा, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक भूगोल के जनक, जैसा कि पहले भी हम एक प्रश्न आया था, वहाँ पर व्याख्या में देखा हमने, तो ये रेडजल महोदय को कहा जाता था। रेडजल जो है राजनीतिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं। राजनीतिक भूगोल का जनक रेडजल को कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक नियोजन आदि से संबंधित है। ये मानवीय समूहों की राजनीतिक स्थितियों, समस्याओं, क्रियाओं में भूगोल के महत्व को आंकता है। रेडजल ने राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी है। इसी में जो है इन्होंने राज्य की तुलना जीव से की है राजनीतिक भूगोल की पुस्तक में। रेडजल का निश्चयवादी दृष्टिकोण फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुआ है। निश्चयवादी दृष्टिकोण के भी प्रतिपादक हैं। एलन चर्चिल इनकी प्रमुख शिष्या थी। रेडजल ने लेवेंसराय की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ होता है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है। 10वां प्रश्न है हमारा, भूगोलवेत्ता और सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ भी प्रश्न आ गया। 10वें प्रश्न में भी वही चीज़ है, देख लीजिएगा आप इसको, जो है वही सेम प्रश्न है, रिवाइज हुआ है 10वां। अब 11वां प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो ये वो दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये पॉजिटिविज्म से संबंधित है, वस्तुनिष्ठवाद से संबंधित है। पॉजिटिविज्म जो भूगोल में एक संकल्पना है, तो ये जो है पॉजिटिविज्म से संबंधित है। इसको हम लोग देखते हैं व्याख्या में। वो दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। पॉजिटिविज्म यानी वस्तुनिष्ठवाद कहलाता है इसे। पॉजिटिविज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण का दास नहीं है। मानव पर्यावरण का दास नहीं, यद्यपि वो प्रकृति से प्रभावित होता है तथा वो अपनी बुद्धि, बल तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है और प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरा इसमें जैसा कि प्रैग्मेटिज्म दिया हुआ है। प्रैग्मेटिज्म दर्शन क्या है। ये एक दर्शन है जिसके अनुसार अर्थ और ज्ञान की परिभाषा उसके अनुभव की भूमिका के संदर्भ में की जाती है। प्रैग्मेटिज्म की लक्षण जब देखते हैं क्या क्या है। वास्तविकता की अपूर्णता, ज्ञान का भ्रमात्मक विचार, वैज्ञानिक पद्धति और परिकल्प निगमनात्मक। प्रैग्मेटिज्म भूगोलवेत्ताओं का मुख्य उद्देश्य मानव तत्व को अधिक महत्व देना है। 12वां प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 है, भूगोल के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न अनुक्रम से भी आ जाता है लगाने के लिए, तो कभी यूनानी दे देगा। यहाँ पर पूछा है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें आप जो है बी वाला सही है ऑप्शन। पहले उलरिज है, ए हार्वर्डसन है, फिर एलडी स्टैम्प है, फिर मैकिंडर है। ठीक है, तो उलरिज, हार्वर्डसन, स्टैम्प और मैकिंडर, ये इनका सीरियल है। इसका अनुक्रम ये देख सकते हैं। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, जोग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक की पहचान कीजिए। तो ये यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने जो है जोग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखे थे और इनके बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को 360 अंशों में विभक्त किया था। तो 360 डिग्री में पृथ्वी को बांटने वाला कौन भूगोलवेत्ता था। स्ट्रैबो था। और प्रत्येक अंक की पारस्परिक दूरी इन्होंने जो बताई थी, जो प्रत्येक अंश जो बताए थे उसके बीच की दूरी इन्होंने 700 स्टेडिया निर्धारित की थी। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को कुल 5 कटिबंधों में विभाजित किया था। तो यहाँ भी प्रश्न आता है कि 5 कटिबंधों में विभाजित करने वाला मतलब पहला विद्वान कौन था। स्ट्रैबो था। इन्होंने विश्वतरेखीय एक तो पहला तो विश्वतरेखीय कटिबंध बताया था और उसके उत्तर दक्षिण में 2 उष्ण कटिबंध और 2 ध्रुवीय कटिबंध बताए थे। इस तरीके से 5 हो गए, 2 2 4 और एक स्वयं विश्वतरेखीय कटिबंध। 5 कटिबंधों में स्ट्रैबो ने बांटा था। 14वां प्रश्न हमारा है, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक कौन थे। सोशियो इकोनॉमिक, तो इसके संपादक थे चॉर्ले एंड हैगट। इन्होंने कंबाइंड रूप से किताब लिखी थी। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक से पुस्तक का संपादन किया था सॉर्ले या चॉर्ले हैगट ने, दोनों ने मिलकर के। ये मात्रात्मक क्रांति के प्रवर्तक भी हैं। इन दोनों को जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ था उसके प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने भूगोल में मॉडल तथा तंत्र विश्लेषण के प्रयोग को विकसित किया था। ठीक है, 15वां प्रश्न हमारा है, वर्ष व्यतीत किए। एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा। भारत पर एक ग्रंथ भी लिखा। तो भारत में बहुत साल लंबे समय तक रहे, तो वो थे अल-बिरूनी। अरब भूगोलवेत्ता अल-बिरूनी थे। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अल-बिरूनी ने भारत में कई वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा। तो इनके ग्रंथों के कुछ नाम है, जैसे किताब-उल-हिंद, अल कानून, अल मसूदी। अल-बिरूनी की किताब है अल कानून,
अल मसूदी और द वेस्टेज ऑफ द पास्ट और तारिखुल हिंद। तो ये इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं अलबरूनी की। 16वें प्रश्न की तरफ लोग रुख करते हैं। 16वां प्रश्न हमारा है किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये रेटजल महोदय है। इसको बार बार नहीं जो है प्रश्न आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या में भी वही चीज़ है, देख लेते हैं। 16वां प्रश्न का राज्य का जैव सिद्धांत रेटजल ने प्रस्तुत किया। इन्होंने राज्य की तुलना एक जीव से की। इनका कथन है राज्य का या तो सामान्य जीव की तरह विकास करना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। वास्तव में रेटजल सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 17 की तरफ देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सबसे पहले जियोपॉलिटिकल शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जियोपॉलिटिकल शब्द का प्रयोग किया था जेलन महोदय ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जेलन महोदय ने सबसे पहले जियोपॉलिटिकल शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करते हुए भूगोल में द्वैतता की समस्या हल करने का प्रयास किया? तो ये ब्लाश महोदय थे। तो ब्लाश महोदय ने मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की समस्या का हल करने की द्वैतता का प्रयास किया। तो ब्लाश महोदय जो कि पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक भी हैं। प्रश्न नंबर 20 से पहले व्याख्या देख लेते हैं। ब्लाश ने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैतता की समस्या हल करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 20 है और यहाँ पर 20वां प्रश्न किससे संबंधित है? तो ये कथन और कारण से संबंधित है। रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना स्पष्ट हम्बोल्ट ने बताया। इतिहास और भूगोल के बीच की जो डायकोटोमी थी, जिसके मतलब संबंध में स्पष्ट उल्लेख रिटर की अपेक्षा हम्बोल्ट ने बताया। बिल्कुल सही है। इमैनुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते थे, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर रही क्योंकि दोनों अपने अलग अलग जो है स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये कथन सत्य है कि कार्ल रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं किया जितना हम्बोल्ट ने किया। यानी हम्बोल्ट ने इतिहास और भूगोल के बीच के संबंधों को अधिक स्पष्ट किया रिटर की अपेक्षा, और हम्बोल्ट वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता के साथ साथ क्रमबद्ध पद्धति से भूगोल की व्याख्या करते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है मतलब हम्बोल्ट किससे संबंधित थे? तो सिस्टमैटिक पद्धति पर इनका, सिस्टमैटिक और इंडक्टिव पद्धति पर ये इनका आधारित था अध्ययन। इसी कारण उनके अध्ययन में इतिहास तथा भूगोल काफ़ी हद तक अलग अलग वर्णित थे। प्रश्न नंबर 21 है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मॉस, इनकी किताब थी हम्बोल्ट की कॉस्मॉस, उनके निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की यात्रा पर आधारित थी? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यात्रा पर आधारित थी। कॉस्मॉस किताब इन्होंने लिखा था हम्बोल्ट महोदय ने। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मॉस उनकी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की यात्रा पर आधारित है। भूगोल की विषय वस्तु का विचार करते हुए हम्बोल्ट ने एक नया पद विश्व रचना यानी कॉस्मोलॉजी दिया है, जिसे ब्रह्मांड वर्णन या इरोनोग्राफी भी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी या इरोनोग्राफी कहते हैं। और भूगोल दो जो है पदनाम दिए, इरोनोग्राफी और ज्योग्राफी। हम्बोल्ट प्रणलिक यानी इंडक्टिव मेथड में विश्वास करते थे, जैसा कि मैंने बताया, इंडक्टिव और जो है सिस्टमैटिक मेथड में। उन्होंने अनुसंधान की आनुभाषिक विधि के महत्व पर बल दिया। हम्बोल्ट भूगोल तथा मौसम विज्ञान का प्रारंभ करता था। ये यानी क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित थे हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 22 है कथन से कारण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 हम्बोल्ट की जर्मनी के अकादमिक क्षेत्र में कोई निकट अनुयायी नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई अकादमिक पद नहीं था। बिल्कुल ये कथन सही लग रहा है क्योंकि रिटर एक अकादमिक पद में थे लेकिन इनके पास अकादमिक पद नहीं थे, यानी यूनिवर्सिटी वगैरह से जुड़े नहीं थे, बल्कि ये खनन विभाग में जो है अच्छे पद पे थे, खनन के इंस्पेक्टर वगैरह या खनन में जो है निदेशक थे शायद खनन विभाग में, लेकिन इनके पास अकादमिक पद नहीं था, तो इसलिए अकादमिक अनुयायी भी नहीं थे। लेकिन अनुयायी तो थे, इनके फ्रेंड थे, लेकिन अकादमिक नहीं थे, तो इसलिए कथन सही लग रहा है। हम्बोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक यात्री थे। तो ये हम्बोल्ट के सही अनुयायी कौन थे? वैज्ञानिक यात्री थे। तो दोनों कथनों कारण सही लग रहे हैं, व्याख्या भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डी दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हमको ये स्पष्टीकरण भी है, ये लग रहा है इसका। और प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ रुख करते हैं। प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है, लेकिन वो अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिसमें से मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इस कथन का निहितार्थ किससे संबंधित है? तो ये संभववादी उपागम से संबंधित है। संभववादी उपागम से संबंधित है, बी वाला। उपरोक्त कथन का निहितार्थ संभववादी उपागम से संबंधित। संभववाद की बात सर्वप्रथम फेवरे महोदय ने कही थी, बाद में इसको विकसित करने का कार्य वाइडल विला ब्लास ने किया था। संभववादी उपागम का विकास मुख्यतः फ्रांस में हुआ था, जो मानव की प्रभुता को स्वीकार करती है। प्रश्न नंबर 24 है मिलान वाला भूगोलवेत्ता, और जो है प्रश्न नंबर 24 किससे संबंधित है? भूगोलवेत्ता के नाम और देश का नाम। तो यहाँ पर आप मिलान देख लीजिए, इसका सीधे हम लोग डिस्क्रिप्शन में आते हैं, देखते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है जर्मनी से थे, चर्चिल यूएसए से थी, पीटर हैगेट, हैमेट गलत लिखा है, पीटर हैगेट यूके से थे, और जीन ब्रूस फ्रांस से थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 25 जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने आपसी संबंधों को त्रिक यानी स्थान, कार्य एवं लोक प्रस्तावित किया? यानी ये त्रिक वाला आता है, तो ये लीपली से संबंधित स्थान, कार्य और लोक, प्लेस, फंक्शन एंड फोल्क, लोक प्रस्तावित किया था लीपले ने। लीपले ने आपसी संबंधों को त्रिक, स्थान, कार्य, लोक प्रस्तावित किया, जो फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित भूगोलवेत्ता थे। तो लीपले कहाँ से थे? फ्रांस से थे। प्रश्न नंबर 26 क्षेत्रीय
भिन्नता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा प्रतिपादित की थी रिचर्ड हार्टसॉन महोदय ने। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे कौन? रिचर्ड हार्टसॉन। रिचर्ड हार्टसॉन ने प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल में ईडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। ईडियोग्राफिक, दो दृष्टिकोण होते हैं भूगोल में अध्ययन के, ईडियोग्राफिक और नोमोथेटिक। तो इन्होंने ईडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा का विकास किया। इनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में लिखा था, और बाद में पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में लिखा था। तो याद रखना, सबसे पहले दोनों किताबों में कौन सी किताब लिखी थी? तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी थी रिचर्ड हार्टसॉन ने। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, ये भी पुस्तक और लेखक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 पुस्तक और लेखक से संबंधित है। तो आप यहाँ पे मिलान में देख सकते हैं, ये वाला सही है। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफिक ह्यूमन जीन ब्रून्स की किताब थी, और ज्योग्राफिक ह्यूमन और जो है इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, इसी सैंपल की किताब है। अर्धकुंडे कार्लेटर की है, अल्मागस्ट जो है टालमी की है। तो ये महत्वपूर्ण किताबों की श्रृंखला हम लेकर आएंगे जल्दी ही। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन में परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को मुख्य रूप से किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये लोकप्रिय बनाया था पीटर हैगेट ने। मैंने बताया चोरले और पीटर हैगेट, इन दोनों लोगों ने जो है ये परिमाणात्मक क्रांति से संबंधित है। तो ब्रिटेन में परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव क्रांति को पीटर हैगेट ने लोकप्रिय बनाया। परिमाणात्मक क्रांति का मुख्य उद्देश्य भूगोल को वर्णनात्मक विषय से वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक विषय में परिवर्तित करना था। पीटर हैगेट ने चोरले के साथ भूगोल में मॉडल विकास को पोषित किया तथा भौगोलिक तथ्यों के संश्लेषण एवं विश्लेषण पर प्रकाश डाला। इनकी किताबें थी वोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, पीटर हैगेट की कुछ किताबें हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं हम लोग। भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसमें कुछ भूगोलवेत्ता दिए हैं, तो ये इनका सीरियल लगाना है, कौन कौन से भूगोलवेत्ता किस क्रम में आए। तो पहले वायरनियस आए, फिर कांट आए, फिर हमबोल्ट आए, फिर ब्लास आए। तो ये बी वाला सही ऑप्शन है इसका। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित निम्न अनुक्रम सही है। इसमें वारनियस, कांट, हमबोल्ट, ब्लास आए। वारनियस का टाइम है 1622 से 1650 और इनकी कृति है ज्योग्राफिया जनरलिस, 1650 में प्रकाशित हुई थी वारनियस की। वारनियस ने भूगोल में द्वैतता की नींव डाली, यानी डायकोटोमी की नींव किसने डाली? तो वारनियस ने डाली। दूसरा हमारे कांट महोदय हैं, जो 1724 से 1804 तक थे। ये इन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया, और यानी ये दार्शनिक थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। इन्होंने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक लिखी। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक प्रकाशित की कांट ने। प्रश्न नंबर 30 आ गया। इसमें भी मिलान करना है कौन किससे संबंधित था। तो यहाँ पर सीधे व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। गणितीय परंपरा थेल्स थे, गणितीय परंपरा से, जो कि यूनानी विद्वान थेल्स महोदय थे। और एक जो है अन्वेषण फिनिशियन थे। आगमनात्मक प्रणाली से अरस्तु थे, और साहित्यिक परंपरा होमर थे। इलियड, ओडिसी, दो किताबें लिखी थी। साहित्यिक परंपरा से कौन संबंधित थे? होमर थे, वे ग्रीक विद्वान थे। और थेल्स गणितीय परंपरा से। तो यहाँ से प्रश्न आता है अरस्तु आगमनात्मक प्रणाली से संबंधित थे अरस्तु, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। अन्वेषण फिनिशियन हो गया। प्रश्न नंबर 31 है। 31वां प्रश्न है, एंथ्रोपोज्योग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? तो ये कई बार आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रेडजल महोदय। एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक एफ रेडजल ने लिखी थी। एफ रेडजल वास्तव में सामाजिक डार्विनवाद की विचारधारा के समर्थक थे। इनको राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। रेडजल के समय में भौतिक बनाम मानव भूगोल की वैधता का विवाद प्रारंभ हुआ। रेडजल के समय से ही भौतिक और मानव भूगोल की डायकोटोमी प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 32 है। हमबोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मस कहाँ क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क करने के बाद लिखी थी? तो ये जो दक्षिण अमेरिका में इन्होंने क्षेत्रीय कार्य करने के बाद कॉस्मस पुस्तक लिखी थी। ये प्रश्न दोबारा आया है। प्रश्न नंबर 32 की तरफ जाते हैं। इससे पहले देख लेते हैं हमबोल्ट के बारे में। हमबोल्ट ने 6000 किलोमीटर से भी अधिक यात्राएं की थी, और अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मस दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रीय कार्य करने के बाद लिखा था। आप देखे होंगे दक्षिण अमेरिका गए थे तो उन्होंने हमबोल्ट धारा यानी पीरू की धारा भी, उसका भी जो है वर्णन किया है। तो ये सब आप ध्यान रखना। इस ग्रंथ में उन्होंने समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने अपनी प्रत्येक यात्रा में भौगोलिक तथ्यों जैसे अक्षांश, देशांतर, समुद्र तट से ऊंचाई और चुंबकीय अंतर, चट्टानों के भेद, तापमान, पतन दिशा, वनस्पति और मानवीय क्रियाकलापों का विश्लेषण किया। इन्हीं योगदानों के कारण इन्हें वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान और आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 33वां प्रश्न है, भौगोलिक लेखों यानी कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसने अपनाया? देखिए यहाँ एक व्याख्या में देखे थे हम लोग, तो इमैनुअल कांट ने अपनाया। देखिए व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्या से भी प्रश्न आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए व्याख्या पढ़ना जरूरी है। भौगोलिक लेखों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम कांट ने अपनाया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इमैनुअल कांट ने भौतिक भूगोल का पक्ष लेते हुए ये बताया कि पृथ्वी की दैनिक गति के परिणाम स्वरूप पवनों की दिशा विस्थापित हो जाती है। कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। कांट ने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक भी लिखी। तो प्रश्न नंबर 34वां देखते हैं हम लोग। 34वां प्रश्न, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक का पुस्तक किसने संपादित किया? तो गिरफिट टेलर ने किया। ये भी व्याख्या से प्रश्न आया है। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी नामक पुस्तक का संपादन गिरफिट टेलर ने किया। ये नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से
34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा यानी दर्शन अगस्त कॉम्टे द्वारा विकसित की गई? तो अगस्त कॉम्टे प्रत्यक्षवाद से संबंधित थे, पॉजिटिविज्म से संबंधित थे। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्षवाद की विचारधारा अगस्त कॉम्टे द्वारा विकसित की गई। अगस्त कॉम्टे द्वारा इस विचारधारा का विकास 1830 के दशक में फ्रांस में किया गया। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो ज्ञान को तथ्यों और तथ्यों के बीच संबंधों तक सीमित करता है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं हम लोग। अनुक्रमिक स्वामित्व यानी ऑक्यूपेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये विटेल्सी ने किया था, DS विटेल्सी ने किया था। ऑक्यूपेंस अनुक्रमिक स्वामित्व की अवधारणा का प्रतिपादन D विटेल्सी ने किया था। अनुक्रमिक स्वामित्व की अवधारणा का प्रतिपादन D विटेल्सी ने किया था। इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में 1936 में विभाजित किया था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 36वां है 36वां प्रश्न, नीचे कथन कारण दिए गए हैं। तो कथन कारण में पहला कथन है, रेडजल की लेबनस्राम की अवधारणा इस विचार पर आधारित कि राज्य जीव के समान होता है। राज्य जीव के समान होता है, देखा हमने, बिल्कुल सही है। रेडजल निश्चयवादी थे और डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे। इस चूंकि ये डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन दोनों कथन अपने आप में सही है, व्याख्या करते नहीं करते, स्पष्टीकरण नहीं करते। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। रेडजल की लेबनस्राम की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान है, अर्थात राज्य का भी जीव के समान विकास होना चाहिए। इन्हीं की अवधारणा से प्रभावित होकर हिटलर ने राज्य की विस्तारवादी नीति को अपनाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा, हिटलर किससे प्रभावित था? लेबनस्राम की संकल्पना से, रेडजल के। हिटलर ने इनकी अवधारणा का गलत अर्थ समझा। इनका राज्य के विकास से आशय था राज्य को विकसित करना, न कि केवल विस्तार करना। इस प्रकार कथन सत्य है तथा कारण भी सत्य है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 37वां है। यहाँ भी कथन और कारण से प्रश्न दिया हुआ है। 37वां प्रश्न है। तो 37वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्षेत्रों के अभिज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। क्षेत्रों के विज्ञान के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। और कारण क्या है? स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन क्षेत्रों के बीच समानता भिन्नता स्थापित करना। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कथन और कारण की व्याख्या भी करते हैं, स्पष्टीकरण, तो इसलिए ये वाला कथन सही होगा इसमें। क्षेत्रों के विज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी क्षमताओं और स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाए। कथन सत्य तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 38 है, कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है? तो यहाँ से प्रश्न आता है, कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है? तो जीवन की गुणवत्ता यहाँ पे प्रादेशिक संतुलित विकास और विकास में लोक निजी भागीदारी, नगरीय औद्योगिक विकास, ये नहीं होंगे। जीवन की गुणवत्ता के पक्ष, देखिए यहाँ पे कुछ जगह शायद प्रादेशिक संतुलित विकास भी देखा है हमने, तो देख लेना। जीवन की गुणवत्ता के पक्ष से ज़्यादा हमको सही लग रहा है, प्रादेशिक संतुलित विकास लग रहा है। तो यहाँ पर आप जाइएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही लग रहा है। लेकिन देखते हैं हम लोग यहाँ पर व्याख्या में क्या लिखा है। कल्याणकारी भूगोल में जीवन गुणवत्ता के पक्ष के अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है। कल्याणकारी भूगोल का विकास 1970 के दशक में हुआ, जो कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। कल्याणकारी भूगोल का विकास भावात्मक क्रांति, स्थानिक विश्लेषण और आचारपरक क्रांति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। भावात्मक क्रांति यानी जो विश्लेषण वगैरह, जो गणित वगैरह का प्रयोग हो रहा था भूगोल में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। तो कल्याणकारी भूगोल के विकास में DM स्मिथ, A.G. फ्रैंक आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कल्याणकारी भूगोल से संबंधित कौन थे? स्मिथ महोदय थे और फ्रैंक महोदय थे। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं हम लोग। डेविड हार्वे को निम्नलिखित में योगदान के लिए जाना जाता है। डेविड हार्वे को जो है, ये डेविड हार्वे अतिवादी, हमने देखा था, अतिवादी भूगोल यानी रेडिकलिज्म से संबंधित थे डेविड हार्वे। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। मात्रात्मक क्रांति एवं स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 1970 के दशक में अतिवादी यानी रेडिकल भूगोल का विकास हुआ। ये मात्रात्मक विश्लेषण एवं पॉजिटिविस्टिक विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक नियमों को अस्वीकार करता है। डेविड हार्वे, J.R. पीट, हार्वे और पीट, ये जैसे विद्वान थे, इन्होंने इसका महत्वपूर्ण विकास किया। अतिवादी भूगोल के विकास में एंटीपोड नामक पत्रिका एवं क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान था। तो एंटीपोड पत्रिका किससे संबंधित है? ये भी अतिवादी भूगोल से संबंधित है और क्लार्क विश्वविद्यालय का भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न नंबर 39 है, स्थान लोक कार्य की संकल्पना की थी। ये भी देखिए बहुत बार प्रश्न आ रहा है। तो ये लीपले महोदय से, जो फ्रांस के थे। लीपले फ्रांसीसी समुदाय का एक महान भूगोलवेत्ता था। लीपले ने स्थान लोक कार्य की संकल्पना प्रतिपादित की, जिसका उल्लेख अपनी रचना स्थान कार्य एवं परिवार नामक ग्रंथ में किया था। तो रचना, इनकी किताब की जो रचना थी, क्या नाम था? स्थान कार्य एवं परिवार। तो ये किसकी है? लीपले की किताब, स्थान कार्य और परिवार। प्रश्न नंबर 40 है, ये भी कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाइगेट द्वारा अभिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। हाइगेट द्वारा अभिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेश की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं, वे हैं नाव्यता, स्थानीयकरण, अंतर संबंध तथा असंगतता। तो ये दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों सही हैं। तो बी वाला सही होगा यहाँ पर। इसमें हम लोग व्याख्या देख लेते हैं।
ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हैगेट मात्रात्मक क्रांति के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने अविवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना। ये कथन पूर्णतः सत्य है। वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं वे हैं नाभीयता, स्थानीयकरण, अंतर्संबंध तथा असंगतता। ये कथन सत्य तो है लेकिन कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 40वां प्रश्न हो गया। 41वें प्रश्न की तरफ लोग रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, स्थानीय संगठन की अवधारणाएं निम्नलिखित द्वारा दी गई। तो स्थानीय संगठन की अवधारणा कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये संभववाद से संबंधित है। स्थानिक संगठन की अवधारणाएं मुख्यतः संभववाद से प्रेरणा लेती हैं। इसके अंतर्गत भौतिक तथा मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरण के वर्णन तथा विश्लेषण पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई है। तो प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो बीडल डिला ब्लास द्वारा दी गई है। प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा ब्लास ने दी। प्राकृतिक तत्वों द्वारा परिसीमित प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। भूगर्भिक संरचना, उच्चावच जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, खनिज संसाधन तथा मूल वन्य जीव विकास किसी भी प्राकृतिक प्रदेश के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जीन ब्रूस की प्रमुख कृति है ज्योग्राफी ह्यूमन और SRD क्लासिफिकेशन पॉजिटिव सन 1910 में प्रकाशित हुई थी। जीन ब्रूस ब्लास का शिष्य था और इस संभववाद के कट्टर समर्थक थे। ब्रूस की मान्यता थी कि मनुष्य अपनी पर्यावरण का प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता वरन उसे परिवर्तित करने के लिए क्रियाशील रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 हो गया। 43वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ये भी सूची से संबंधित है तो यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने हुई सूची देखते हैं हम लोग। जो है वाल्टर इजार्ड मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस इनकी किताब थी। डेविड हार्वे सोशल जस्टिस एंड द सिटी। डेविड हार्वे वही मात्रात्मक क्रांति वाले सोशल जस्टिस एंड द सिटी। और रिचर्ड हार्टसॉन जो है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और पीट जो है रेडिकल ज्योग्राफी। तो ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 43 है, भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करना है। ये कथन है, ये कथन कार्ल रिटर का। भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करना, तो रिटर से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भूगोल का विशेष प्रयोजन बहुविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुविधता में एकता की तुलना करना। ये कथन कार्ल रिटर का है। कार्ल रिटर को आधुनिक भौगोलिक विचारों का संस्थापक माना जाता है। रिटर द्वारा विकसित अनेकता में एकता, वही अनेकता में एकता का आधारभूत सिद्धांत है। उसके अनुसार आवास जिसमें मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है, जैविक और अजैविक घटकों में मूलभूत एकरूपता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 44, पॉली क्लाइमेक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो पॉली क्लाइमेक्स की संकल्पना ट्रांसलेन महोदय ने प्रतिपादित किया। पॉली क्लाइमेक्स की संकल्पना को 1935 में ट्रांसलेन ने प्रतिपादित किया। ट्रांसलेन 1935 में पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ट्रांसलेन। ट्रांसलेन के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के सभी जैव तथा अजैव कारकों के एकत्रीकरण का परिणाम है। प्रश्न नंबर 45 है, कांट की दृष्टि में भूगोल एक कैसा विज्ञान है? प्रश्न नंबर 45 से है, कांट की दृष्टि में जो है भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। भूगोल को कांट ने कोरोलॉजी भूगोल विज्ञान कहा था और हिस्ट्री को क्या कहा था? क्रोनोलॉजी, याद रखना। तो भूगोल कोरोलॉजिकल साइंस है। तो यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। कांट की दृष्टि से भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। इमैनुअल कांट जो कि 1724 से 1804 तक थे, ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने 1781 में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक प्रकाशित की। कांट ने भूगोल को 6 खंडों में विभाजित किया। इन्होंने भूगोल को 6 खंडों में विभाजित किया। प्राकृतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल तथा धार्मिक भूगोल, 6 खंडों में विभाजित किया। कांट को आराम चेयर भूगोलवेत्ता माना जाता है। तो प्रथम आराम चेयर भूगोलवेत्ता कांट थे, दूसरे रिटर महोदय थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। सूची मिलान करना है। प्रश्न नंबर 46 आ गया हमारा। 46 के 47वां प्रश्न होगा। सूची को हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पर मिलान किया हुआ, मार्क जेफरसन अधिवास भूगोल, रॉबर्ट डिकिंसन नगरीय भूगोल, आर्थर रॉबर्टसन मानचित्र कला और अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट भौतिक भूगोल से संबंधित। प्रश्न नंबर 48 है, सूची ये भी है। स्ट्रैबो, फ्रेमेनस, सोलिनस, एलसी रेक्लस, उन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी? तो यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रैबो ने हिस्टोरिकल मेमोयर ये थी, और फ्रेमेनस क्रिश्चियन टोपोग्राफी, सोलिनस रेरम मेमोरेबिलन और एलिसी रेक्लस लाटेरे। तो ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 49, कार्ल सावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए सुविख्यात है? तो ये सांस्कृतिक भूदृश्य। कार्ल सावर जहाँ आ जाए सांस्कृतिक भूदृश्य आप आंख करके टिक लगाइए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्ल सावर सांस्कृतिक भूदृश्य से संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए सुविख्यात है। काल की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन थी? जैव जगत का मानवीय उपयोग, भूदृश्य की आकार की, स्थल एवं जीवन, औजार, उच्चभूमि, कृषि, इसके उद्गम एवं प्रसार। प्रश्न नंबर 50 ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर भी विद्वान और प्रतिरूप हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। वान थ्यूनियन भूमि उपयोग के संकेंद्रित वलय से संबंधित है। जूलियन बालपार्ट निर्णयन कार्य प्रतिरूप, डब्ल्यू लियोनटीफ आगत निर्गत प्रतिरूप, और टोरस्टेन हैगरस्टेन यूनिटी हैगरस्टेन विसरण प्रतिरूप। तो इस तरीके से 50 प्रश्न देखें। 300 प्रश्नों में हम लोग 50 प्रश्न देखें। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं और जो है काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। देख लीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना। तो पेज नंबर 58 तक हो गया, 59 से हम लेकर आएंगे। अगर आपने नए व्यूअर है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।